गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं भैया आप? मज़े में। एक बार हम नई वीडियो लेके आए हैं लक्ष्य एजुकेशनल सेंटर में। आप सभी का स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया कि आज हम न्यूक्लिक एसिड का डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं बच्चों, देखो न्यूक्लिक एसिड की जो खोज करता है उनको उसको फ्रेडरिक माइखर को माना जाता है। ध्यान देना, 1869 में, कब? 1869 में फ्रेडरिक माइखर ने हमको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। अब न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा भाग है जिस पर हम देखते हैं कि हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को कहते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की पूरी हिस्ट्री हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में सबसे पहले देखो आप यहाँ आप जब एक कोशिका पर जाते हैं तो रॉबर्ट हुक 1665 में हम कहते हैं इन्होंने एक कोशिका की खोज की, ठीक है, सेल की खोज की। हम यहाँ से इसे शुरू करेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये एक कोशिका है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की हम बात करें, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 पर, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की। ये केंद्रक है, इसको हम केंद्रक कहें, ठीक, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे थर्ड जो हमारे पास नाइगेली 1842 में 1842 में नाइगेली एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये कहा, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक जो विभाजित होती हुई पादप कोशिका की जो जिसका द्विविभाजन कहते हैं ना, उसको जब उन्होंने देखा तो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा। उस स्ट्रक्चर को इन्होंने एक धागेदार संरचना पाई जाती है करके बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस होता है करके बताया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि उसके अंदर एक धागे नुमा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो नाइगेली ने हमको बताया 1842 में। उसके बाद वेल्डर एक वैज्ञानिक आए 1818 में। देखो 4th नंबर पर वेल्डर आए। वेल्डर ने क्या कहा, वेल्डर ने इन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नाइगेली ने जिनको हमसे ये कहा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को वेल्डर ने क्रोमोजोम नाम दिया। क्या दिया? क्रोमोजोम नाम दिया। क्रोमोजोम नाम दे दिया उन्होंने उसको। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आना है कि गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र जो धागे नुमा संरचना है उनको गुणसूत्र नाम किसने दिया? क्रोमोजोम नाम किसने दिया? क्रोमोजोम नाम जो दिया वो किसने दिया? वेल्डर ने, ठीक है। अब क्रोमोजोम क्या है, देखो मैं आपको पिछली स्लाइड में जाता हूँ। देखो क्रोमोजोम क्या है, हमने क्या कहा कि एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। हम इस पर आते हैं, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर हमने कहा कि ये जो है हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल जो भरा होता है, ये हमारा क्रोमोजोम यहाँ पर दिखता है। जब इस क्रोमोजोम को हम आगे, जब इस थ्रेड को हम खोलते हैं तब जा कर के वो डीएनए बनता है। डीएनए के अंदर जब हम उसका एक केवल पार्ट्स को देखेंगे उसको जीन कहेंगे। इन चीज़ों को जान लो आप, ठीक है। ठीक हो गया, क्रोमोजोम समझ गए। इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हम कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम वेल्डर तक पहुँच गए, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच 1858 की बात हम कर रहे हैं। रुडोल्फ वर्सो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको बीच में लाए हैं। 1858 में रुडोल्फ वर्सो जो हमारे पास वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या कहा कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है वो पहले से विद्यमान कोशिका से ही होती है। जो पहली कोशिका हमारे पास अर्थ में सर्वाइव कर रही है उसी से नई कोशिका का निर्माण होगा। अब आपने इसको कहाँ पढ़ा, देखो इसको कनेक्ट करना है आपको, ध्यान देना। ये आप पढ़ेंगे सेल थ्योरी में। जब हम सेल थ्योरी पढ़ाएंगे, हम अभी उसी चैप्टर का न्यूक्लिक एसिड की आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो उस वक्त हम रुडोल्फ वर्सो का जिक्र करेंगे कि सेल थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि पुरानी कोशिका से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल इज़ नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज़ कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कहा कि क्या बताया कि पुरानी विद्यमान सेल से ही नई सेल का निर्माण होगा, रुडोल्फ वर्सो ने हमको बताया। फिर वैज्ञानिक आए फ्रेडरिक माइखर, नंबर 6 पर देखो, आपको दिख रहे हैं फ्रेडरिक माइखर 1869। इनको श्रेय जाता है न्यूक्लिक एसिड की खोज का। क्यों जाता है भाई, इनको क्यों कहा फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने वाइट ब्लड सेल पर, किस पर, श्वेत रक्त कणिकाओं के जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को निकाला और उसकी स्टडी की। उसकी स्टडी कर करके इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये कहा कि जब हम उस WBC के जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके न्यूक्लियस को देख रहे हैं, तो उस पर इन्होंने कहा कि वहाँ हमको क्या मिला, एक सल्फर के साथ साथ फॉस्फोरस पाया जाता है, और सल्फर भी पाया जाएगा, फॉस्फोरस भी पाया जाएगा, PO4 की बात। और ये जो PO4 है, ये जो फॉस्फोरस है, ये सल्फर से अधिक मात्रा में पाया जाएगा। ध्यान देना इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से। फ्रेडरिक माइखर ने अभी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फ्रेडरिक माइखर जो हैं उन्होंने WBC पर काम किया और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के केंद्रक पर काम करके उसके केंद्रक में पाया कि सल्फर के साथ साथ फॉस्फोरस भी पाया जाता है। अगर उसने इन दोनों को कंपैरिजन किया, किसको, सल्फर और फॉस्फोरस को, और ये कहा कि फॉस्फोरस सल्फर इन कंपैरिजन सल्फर फॉस्फोरस ग्रेटर अमाउंट में होता है, ज़्यादा मात्रा जो होती है वो फॉस्फोरस की होती है। और इस फॉस्फोरस युक्त पदार्थ को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। किसने नाम दिया भाई, न्यूक्लिन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक माइखर ने न्यूक्लिन नाम देने के कारण किसको, जो सेल यानी जो कोशिका के अंदर, जिसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहा, किसने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नाइकेली ने, ठीक है। उस धागे नुमा स्ट्रक्चर को जब इन्होंने देखा फ्रेडरिक माइखर ने, तो उसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन कहा। और न्यूक्लिन के अंदर सल्फर और फॉस्फोरस पाया जाता है, फॉस्फोरस बहुतायत में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। जब ये बताया, इस कारण से न्यूक्लिक एसिड की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है, फ्रेडरिक माइखर को जाता है। नाउ क्लियर। अब आगे देखो, हमने अगले से 7वें नंबर पर देखो आप, 7वें नंबर पर हम आए, हमने कहा अल्टमान। अब अल्टमान 1889 इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस फॉस्फोरस पदार्थ के करैक्टर पर स्टडी की और पाया कि जो ये न्यूक्लिन है, इस पर जो फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अल्टमान आए। अल्टमान 1889 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस फास्फोरस पदार्थ को जिसको इन्होंने न्यूक्लिन कहा, उसके स्वभाव पर स्टडी की और ये बताया कि ये अम्लीय स्वभाव का है। न्यूक्लिक एसिड कैसा है, अम्लीय, ठीक है, यानी एसिडिक है। देन वैज्ञानिक आए कौशल 1893 में। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया भाई। इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने ये पता लगाया कि जो न्यूक्लिक एसिड में कुछ मटेरियल पाया जाता है। वो मटेरियल क्या है, नंबर 1 उन्होंने कहा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। देखो ये है हमारे पास, उन्होंने ये कहा कि इसमें नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। यहाँ पर आ जाओ, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से हैं, देखो, समथिंग एट फर्स्ट 2 प्यूरिन और पायरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन, ये दिख रहा है आपको, देखो ये 4 प्रकार के, ठीक है। तो जो एडेनिन और गुआनिन है ये प्यूरिन प्रकार का है, और साइटोसिन और थाइमिन जो ये हैं, ये साइटोसिन और थाइमिन,
ये दोनों क्या हैं, पायरामिडीन टाइप के, ठीक है, पायरामिडीन। अब आप जानते हैं कि एक साइटोसिन होता है, एक गुआनिन होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, एक यूरेसिल भी होता है। यूरेसिल बेस, जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। तो यूरेसिल कहाँ पर पाया जाता है, यूरेसिल थाइमिन की जगह आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 5, लेकिन जनरली एक में डीएनए में 4 और आरएनए में भी 4 ही हमको मिलेंगे। यहाँ दिख रहा है, देखो, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, ये किस में है, ये जो है ये आरएनए में है। इतना जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियो बेस और न्यूक्लिक एसिड बेस ऑफ आरएनए, ये आरएनए में है, ठीक है। और आप जब इसको देखेंगे तो ये किस में है, ये जो है हमारा डीएनए, डीएनए में अलग न्यूक्लिक एसिड है और यहाँ अलग है, तो डीएनए और आरएनए में है दोनों, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कौशल 1893 जब इन्होंने ये बताया 4 प्रकार के हमको बेस बता दिए, 5 प्रकार हैं, दो प्रकार सामान्यतः प्यूरिन, पायरामिडीन और एक थाइमिन को जो हम इधर यूरेसिल से रिप्लेस करते हैं। दूसरी चीज़ क्या पाई जाएगी, दूसरी चीज़ पाई जाती है फॉस्फोरस अम्ल, PO4। तीसरी चीज़ पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है उसमें सबसे पहली चीज़ वो क्या पाई जाएगी, पहली चीज़ क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजनस बेस। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा, सेकंड चीज़ कही PO4, और थर्ड चीज़ इन्होंने कही शुगर पाई जाती है, ठीक है। PO4 सेम हो गया, नाइट्रोजनस बेस हमने देख लिया है, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन दोनों में पाया जाएगा, और पायरामिडीन में थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाएगा, और थाइमिन की जगह जो यूरेसिल है वो कहाँ पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा। ओके, नाउ अब शुगर की बात करेंगे तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाएगी। क्लियर है आपको डीऑक्सी क्यों है, आगे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हम बता देंगे, ठीक है। और यदि हम आरएनए की शुगर देखते हैं तो राइबोज शुगर, उसको राइबोज क्यों कहते हैं वो भी हम जब आरएनए पढ़ेंगे हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। नाउ देखो, अब हम बात करें, हमने कहा कौशल 1893 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जब इन्होंने नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया तो इस बेस के लिए इस खोज के लिए 1910 का जो नोबेल प्राइज़ है वो इनको दिया गया। 1910 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला, किस लिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है उन न्यूक्लिक एसिड में दोनों में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। वो नाइट्रोजनस बेस 2 हैं, एक प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन आता है जो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाएगा, और पायरामिडीन के अंदर भी 2 होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन जो है वो डीएनए में पाया जाएगा, और थाइमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन जो है वो आरएनए में पाया जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम है लेविन। देखो लास्ट में हमने दिया है 9th नंबर पर लेविन 1909 में इन्होंने क्या करा, लेविन ने क्या करा, ईस्ट कोशिकाओं के पदार्थ में इन्होंने क्या किया, यूरेसिल युक्त न्यूक्लिक अम्ल में कार्बोहाइड्रेट को बताया, जो हम बात कर रहे थे अभी। इन्होंने जो शुगर, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना शुगर की, कि ये कि इसमें क्या पाया जाता है, कहा हमने शुगर पाया जाता है इसमें, ये देखो यहाँ आ जाते हैं 3 पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में, जो बीच में जो हमने शुगर पार्ट लिखा है ये शुगर, कि ये राइबोज शुगर और ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। लेविन ने क्या कहा कि जो ईस्ट कोशिकाओं के जो पदार्थ में यूरेसिल युक्त जो न्यूक्लिक अम्ल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट कैसी है, आरएनए में कैसी कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज है, और जो कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसी के बाद 20 साल के बाद पता चला, लगभग 20 साल के बाद 1929 के आसपास की बात है, वहाँ पता चला कि केंद्रक में पाई जाने वाली शुगर राइबोज से थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी हो जाती है। अगर हम देखते हैं
अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस शुगर को अगर हम देखते हैं तो जनरली जो शुगर होता है ना वो शुगर इस तरीके से होता है। ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये एक कार्बन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक OH, ठीक है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और एक OH, ठीक, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और एक OH मॉलिक्यूल ये लगा हुआ है, ठीक। इस पर एक CH3OH लगा हुआ है, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन लग गया, ठीक। तो ये जो दूसरे नंबर ये है RNA के लिए, ये RNA यानी कि इसको राइबोज शुगर कहेंगे। जब हम DNA के पास जाएंगे तो DNA के लिए जब हम देखेंगे शुगर की बात जब हम करेंगे DNA के लिए, तो DNA के लिए जब शुगर की बात करते हैं तो देखो तब क्या हो जाता है, ये इसका दूसरे नंबर का कार्बन है और यहाँ पर से H और H दोनों, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाता है। जब यहाँ से एक ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा इसीलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं, डीऑक्सी, ठीक है। इसको क्या कह देंगे हम, डीऑक्सी। इस प्रकार से पता चला कि न्यूक्लियस में 2 प्रकार के जो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज अम्ल, दूसरा राइबोज अम्ल। ओके, देखो इतना हो गया, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम अब देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA है, हम DNA की मॉर्फोलॉजी पर जाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, न्यूक्लियोसाइड देखेंगे, कैसे ये शुगर, फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजनस बेस हैं आपस में जुड़ते हैं, इनको देखेंगे। इनको देखने के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनको नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स।